हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जनवरी और आज मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो आज हम लोग विश्व हिंदी दिवस के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ आज के दिन के बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर बार की तरह शुरुआत करेंगे रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी उसको 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दोबारा भारत लौटने की खुशी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। तो महात्मा गांधी जी के दोबारा वापस लौटने की खुशी में 9 जनवरी, क्योंकि 1915 को वो लौटे थे, इस वजह से 9 जनवरी को 2003 से हम लोग मनाना शुरू किए प्रवासी भारतीय दिवस। बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना जी को चुना गया है। ये इनका 5वां कार्यकाल है। और अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच में एक द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ये हज यात्रा के कोटा को लेकर के है। मेडागास्कर के मोराम्बे में अभी एक साइक्लोन आया हुआ है जिसका नाम है अल्वारो, और ये 2024 का पहला साइक्लोन है। और अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है। अयोध्या के बारे में मैंने आपको बताया था 22 जनवरी को, क्योंकि वहां पर भारी भरकम भीड़ उमड़ने वाली है रामलला के विराजमान दिवस पर। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 जो है ये गोवा में आयोजित हुआ। और इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो है ये यहीं पर होता है हर बार। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि हर बार यहीं पर होता है। और अभी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट सादम का उद्घाटन किया हुआ है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में, जिसमें सबसे बेस्ट फिल्म चुनी गई ओपेनहाइमर। और सुचेता सतीश जो हैं, जो कि केरल की रहने वाली हैं, इन्होंने 140 से ज्यादा भाषाओं में गाने गा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यूएई में ये आयोजित हुआ था एक कार्यक्रम, उसमें इन्होंने ये गाया हुआ है। और अभी रघुराम अय्यर जी को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये दोनों आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। बहुत ही खूबसूरत सा ऐप है, बहुत ही सिंपल इसका इजी टू यूज है। आप यहाँ पर जाइएगा, फ्री पीडीएफ नाम से एक आपको फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर हर महीने की हर दिन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐसे ही फ्री क्विज सेक्शन में जाइएगा, आपको हर महीने की हर दिन की फ्री में क्विज यहाँ पर मिल जाएगी। और आप हमारे पेड चीजों को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन विश्व हिंदी दिवस से। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों आज यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ध्यान रखना 10 जनवरी को 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ है, यानी कि शुरुआत इसकी कब से हुई? 2006 से। इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीएम थे मनमोहन सिंह जी। ओके, तो उन्हीं के दौरान शुरू की गई ये चीजें। अच्छा, 10 जनवरी क्यों चुना गया? क्योंकि 10 जनवरी को 1975 में, 10 जनवरी 1975 में नागपुर जो कि पड़ता है महाराष्ट्र का एक जिला है, तो नागपुर में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। और वो कौन सा था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसी की याद में ये मनाया जाना शुरू हुआ। मतलब 10 जनवरी का वो दिन चुना गया इसीलिए, और पहली बार मनाया गया 2006 में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ हुआ था। अच्छा, अभी जो 2023 वाला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आप बताइएगा। फिजी में हुआ था। और फिजी में कभी कभी ऑप्शन में ये एग्जामिनर बदमाशी कर देता है, तो यहाँ फिजी नहीं लिखेगा, उसके जिले का नाम रख देगा। तो आप लिखिएगा नांडी। नांडी फिजी में हुआ था, ठीक है ना। फिजी का ही जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो है नांडी, वहां पर आयोजित किया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये तो विश्व हिंदी दिवस था। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसके पीछे का इतिहास क्या है? एक्चुअली में 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी जो है ये राजभाषा के रूप में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी थी। राजभाषा के रूप में, ध्यान रखना, राष्ट्रीय भाषा नहीं है कोई, राजभाषा के रूप में इसे शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। और इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। और ये विश्व हिंदी दिवस है। क्लियर है ना? आगे, भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया?
तो दोस्तों भारत चाह रहा है कि पूरे ग्लोबली ये चिकित्सा सुविधाओं का अपना और ज़्यादा विस्तार करे। आज के टाइम पर हम लोग हेल्थ सर्विसेज तो देते ही हैं, दुनिया भर के लोगों को मदद तो करते ही हैं, लेकिन कभी-कभी जब उनकी आपदा आती है तब मदद करते हैं। अब यहाँ पर भारत ये सोच रहा है कि वैसे ही मदद करें, है ना? तो हम लोग भाई, क्योंकि देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वैक्सीन के, और अब पीपीई किट हुआ, मास्क हुआ, या बाकी जो ऐसे इक्विपमेंट हुए जो कोविड के दौरान आए चीज़ें, तो उसमें भी हम लोग दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने वाले देश बन गए हैं। तो ऐसे में हम लोग चाह रहे हैं कि आसपास के जो देश हैं, खास करके जो पड़ोसी देश हैं, और साथ ही साथ और भी आगे भी दुनिया में हम चिकित्सा सुविधाओं को विस्तारित करें। तो इसके लिए इंडिया जो है, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया के नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। ओके, तो यहाँ पर जो है अब भारत मदद करेगा पूरी दुनिया की। ऐसे ही जैसे भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में करता है। आयुष्मान भारत योजना का जब जब जिक्र आए तो तुरंत रिवाइज करिएगा कि इसकी शुरुआत 23 सितंबर को हुई थी। 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। कौन सी है भैया? हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। ठीक है ना? मतलब कि इसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योर किया जाता है। मतलब कि हेल्थ की, स्वास्थ्य की बीमा की जाती है कि आप अगर 5 लाख रुपए तक के अगर इलाज कराना चाहते हैं, तो आपका अगर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप 5 लाख रुपए तक का फ्री में उन रजिस्टर्ड, उन लिस्टेड हॉस्पिटल से आप इलाज करा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी एक न्यूज़ इससे मिलती-जुलती आई थी राजस्थान से। राजस्थान में आप सबको पता होगा सरकार चेंज हुई है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की थी। चिरंजीवी योजना शुरू की थी, जिसके तहत वो 25 लाख तक का हेल्थ कवर देते थे। तो वो 25 लाख का देते थे। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी का तो भाई आयुष्मान भारत को प्रमोट करना था। तो यहाँ पर ये क्या किए कि इनकी चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत योजना से क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, है ना? तो अब ये आयुष्मान भारत चिरंजीवी योजना हो गई है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर करते तो इनको 5 लाख का लिमिट भी कम करना पड़ता 25 लाख से, तब तो भाई इनकी बेइज्जती होती और मतलब जनता में आक्रोश आता कि भाई ये इससे बढ़िया तो पिछली सरकार थी, 25 लाख मिल रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एज ए एक्सेप्शन राजस्थान में जो आयुष्मान भारत योजना चलेगी, जो आयुष्मान भारत चिरंजीवी योजना होगी, उसमें हम 25 लाख रुपए तक का कवरेज देंगे। लेकिन बाकी अदर स्टेट में यही पुराना अभी चल रहा होगा। ठीक है ना? समझ में आया? आगे मनसुख मंडाविया जी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड का सचिव भी नियुक्त कर दिया गया है अरुणा नायर, यानी कि एक महिला को। तो एक्चुअली में अभी जया वर्मा सिन्हा जी जो थी, जया वर्मा सिन्हा, ये आपको पता होगा ना, ये रेलवे बोर्ड की नई नई अभी महान अध्यक्ष बनी हुई हैं। तो वे पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे के इतिहास में 118 सालों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। तो इन्होंने कहा कि यार हम तो आ गए हैं, सहेली को भी बुला ले तब मजा आएगा। तो इन्होंने अरुणा नायर को अपनी सहेली के रूप में इनको बुला लिया है। जस्ट जोकिंग, ये सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं फिलहाल अरुणा नायर, और ये रही अरुणा नायर, और इनको देखो कांग्रेचुलेसन वगैरह भी दिया गया है। तो कुल मिला जुला करके आप समझो कि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, तब से अभी तक देखोगे तो 118 साल हो गए हैं। और 118 साल के इतिहास में भी रिसेंटली कुछ महीनों पहले जया वर्मा सिन्हा को प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और अभी यहाँ पर नया सचिव नियुक्त किया गया है अरुणा नायर को। दोनों ही नाम आपको याद रखना है, बाकी ये डिटेल आपके लिए नहीं है। फिलहाल रेलवे बोर्ड की बात की गई है तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर यह स्थापित हुआ था, लेकिन रेलवे इससे पहले ही चल रहा था। इसको स्थापित करने के लिए एक्ट लाया गया था 1890 में, रेलवे एक्ट लाया गया था ना 1890 में, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अगर और पीछे जाए थोड़ा सा, तो 1872 में ना, जो जिसकी भी वैकेंसी की सुगबुगाहट हुई है कि वैकेंसी आएगी, आरपीएफ, उसका गठन हुआ था 1872 में। इस टाइम पर कार्यकाल किसका था? लॉर्ड मेयो का, मेयो का। ठीक है ना, लॉर्ड मेयो का टाइम था। और इसी टाइम अगर आपको याद हो तो पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना हुई थी। अब कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि नहीं 1881 में हमने पढ़ा है सर, बिल्कुल आपने सही पढ़ा, लेकिन वो 1881 जो है वो पहली नियमित जनगणना है।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1881 में पहली नियमित जनगणना, मतलब उसके बाद से 10-10 साल पर होने लगी, लेकिन 1872 में पहली जनगणना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अच्छा जी, इसके पहले क्या ट्रेन कब चली थी? ट्रेन चली थी 16 अप्रैल के दिन। 16 अप्रैल को, किसी का बर्थडे तो नहीं है भाई, 16 अप्रैल को 1853 को जी चली थी। और तब किसका टाइम था? लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम पर डाक व्यवस्था शुरू हुई और इन्हीं के टाइम पर ये भी हुआ था। और चलो ये चीजें हो गई, आपको रेलवे पता चल गया। और पहली ट्रेन आप जानते हो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये 34 किलोमीटर की इसकी दूरी थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, उनको रिकॉल करेंगे फटाफट से। रघुराम अय्यर को अभी भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि जी बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। विकासशील को एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजीव खन्ना नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और गीतिका मेहता निविया इंडिया की एमडी बनाई गई हैं। अरविंद पनगड़िया जी ये 16वें वित्त आयोग के नए चेयरमैन हैं। प्रमोद अग्रवाल को बीएससी का अध्यक्ष, और भजन लाल शर्मा और मोहन यादव, विष्णु देसाई, लाल दोहुमा, इन सबको सीएम नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये 5 राज्यों में जो सीएम बने हैं ना, उन्हीं के नाम है। इसके अलावा एक और रेवंत रेड्डी थे, अब वो नाम हट गया, धीरे धीरे इनका भी नाम कम होगा। तो रेवंत रेड्डी जो है ये तेलंगाना के बने थे, ये भी ध्यान रखना है ना। एक एक चीजें हटती जाती है, ऊपर एक एक नया ऐड होता जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन 1 लैंडर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश कौन बना? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका बन गया है दुनिया का पहला ऐसा देश जहां पर प्राइवेट मून मिशन किया गया। मतलब वहां की सरकारी संस्था, जो सरकार की जो स्पेस एजेंसी है, उसने नहीं, किसी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने मून मिशन किया है, मतलब चंद्रमा का मिशन किया है। अभी तक तो आप प्राइवेट स्पेस एजेंसी के स्पेस मिशन सुना करते थे, यहाँ पर मून मिशन हुआ है, वो भी पहली बार, और अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी ने किया हुआ है। नाम क्या है? पेरेग्रीन 1 लैंडर, ये लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। ऐसा नहीं है कि नासा इसमें कोई दखलंदाजी नहीं किया या नासा का कोई सहयोग नहीं रहा। नासा अपने इसमें इक्विपमेंट, अपने यंत्र वगैरह भी भेजा हुआ है और ये वहां पर चलता है। और अपने यहाँ भी इसको बढ़ावा ही दिया जा रहा है। अपने यहाँ भी अग्निकुल है, अग्निकुल कॉस्मोस है, उसके बाद स्काई रूट है, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं भारत की, तो इनको भी प्रमोट किया ही जा रहा है आगे, जिससे ये इसरो की मदद कर सकें। देखो अब आप सोचो, प्राइवेट स्पेस एजेंसी को बढ़ावा देने का फायदा आप देखो कि आज के टाइम पर ना 50% से ज्यादा मिशन में नासा की मदद करता है स्पेस एक्स एलन भैया वाली कंपनी, ठीक है। तो ये फायदा है। फिलहाल यहाँ पर अमेरिका पहला देश बन गया है। ये एस्ट्रोबोटिक नामक कंपनी के द्वारा ये मिशन किया गया और इसमें नासा का यंत्र भी लगा हुआ है। इसने अपने साथ कई वैज्ञानिक पेलोड के अलावा मानव अस्थियां भी भेजी हुई हैं। ह्यूमन की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो भी भेजी हैं। दुनिया का पहला कॉमर्शियल लैंडर अब ये बन चुका है। 23 फरवरी को इसको चांद पर उतरने की उम्मीद है। और अब यहाँ पर अब भाई आया है चांद की मिशन की, तो अपना चंद्रयान 3 कैसे भूल सकते हैं। तो चंद्रयान 3 डाल लो हेडिंग, चंद्रयान 3। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये पहुंचा कब? ये पहुंचा 23 अगस्त के दिन शाम को 6:04 पर। इसका जो रॉकेट का नाम जो आपसे पूछा जाएगा, LVM-3M4, ये रॉकेट का नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना। और इसके बाद चंद्रयान 3 में, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ध्यान रखना, ये वीडियो एक बनाई हुई मैंने, चंद्रयान 3 MJT एजुकेशन लिखना, मिलेगी वीडियो, है ना। वैसे ये कहाँ उतरा था? साउथ पोल पर उतरा था। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था। वैसे ये भी साउथ पोल पर ही जा रहा है। साउथ पोल ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया? तो संस्कृति के आयाम नाम की पुस्तक जो है ये अभी लिखा है दोस्तों मनोरमा मिश्रा जी ने, और इसको अभी विमोचन किया है जनरल वीके सिंह ने। तो यहाँ पर देखो, ये पुस्तक है संस्कृति के आयाम, लिखा है मनोरमा मिश्रा ने, और वीके सिंह जी इसका जो है विमोचन कर रहे हैं। वीके सिंह कौन है? वीके सिंह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अब पिछले दिनों में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे बुक से रिलेटेड, उनको भी हम लोग रिकॉल कर लेंगे। जैसे भी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक आई थी, इसको प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने लिखा है।
ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक, इसको रघुराम राजन ने लिखा, आरबीआई की ये 23वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा कुरैशी की मूवी सॉरी ये बुक है, ये मूवी की एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। रेसिलिएंट इंडिया विमोचन करता है इसके पुष्कर सिंह धामी रहे, और वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक इसको लिखा ट्विंकल खन्ना ने। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, ये प्रोफेसर रामचंद्र गौड़ रमेश चंद्र गौड़ ने लिखा, विस्मय बसु ने लिखा मिलकर के। थ्रेड बाय थ्रेड सत्य सरन ने लिखा, दो पलकों की छांव में डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार ने लिखा। पिच साइड अमृत माथुर ने लिखा, और ब्रह्मास्त्र सुमित मिश्रा ने लिखा। इस पुस्तक को भी आप जो है रीड कर सकते हो, जबरदस्त पुस्तक है। जनवरी से दिसंबर 2023 तक का 5000 प्लस अध्यायवार क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन का संकलन है आपके सामने। चैप्टर वाइज चैप्टर है, इसमें डिटेल कंटेंट है, प्रश्नोत्तर माध्यम में है इसे पूरी किताब, और 264 पेज की है, जो कि सबसे खास बनाती है इस बुक को, यानी कंप्लीट कंटेंट है इसमें। और कंप्लीट कंटेंट चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन विद स्टैटिक फैक्ट्स, ये आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है बुक केवल अमेजन पर अवेलेबल है। आप अमेजन पर जाकर के इसके रिव्यूज रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो। अभी तक मैंने इसकी कोई स्पॉन्सरशिप किसी को नहीं दी है, कोई प्रमोशन नहीं कराया हुआ है, फिर भी आप लोग की दुआ से, आप लोग के पसंद की वजह से ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, और रीप्रिंटिंग के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। तो इससे पहले रीप्रिंट होकर के आए और उसमें बीच में कुछ दिनों का आपके पास आउट ऑफ स्टॉक का सिंबल देखे, तो आप जो है अभी ही ऑर्डर कर दीजिए, और नहीं तो बीच में 2-3 दिनों का आपको वो लग सकता है टाइम, क्योंकि उसके बाद छप करके जब आएगी तो उसमें भी टाइम लगता है, तो फिर आपको मिल पाएगा। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए। और अगर इसकी बुक में क्या है कैसा है ये सब मैं आजकल नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ना, भाई बंधुओं ने ना, रिव्यूज में भर डाले हैं पूरा कि कैसी है बुक, क्या है, क्या क्या कुछ खास बातें हैं, उस पर फोटो वीडियो सब डाली हुई है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए, जाइए देखिए, रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 स्टार चल ही रही है। साथ ही साथ जो भी रिव्यूज आए हैं उनको आप रीड कर सकते हो, और ये बुक अमेजन से ही ऑर्डर कर सकते हो। आगे, हाल ही में किसने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया? तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान अभी शुरू किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, और ये ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि ऑल ओवर इंडिया के सभी मंदिरों पर इस टाइम पर, इस शुभ अवसर पर, जब रामलला विराजमान होने वाले हैं राम मंदिर में, तो इस अवसर पर सबसे आह्वान किया जा रहा है कि सभी लोग, सभी मंदिर के जो भी पुजारी हैं या फिर उनको रेगुलेट करने वाले जो ट्रस्टी हैं, वो हर एक इंडिया के मंदिरों को स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं, और अयोध्या को खास करके, अयोध्या को ये देश का सबसे स्वच्छ शहर भी बनाने पर योगी जी लगे हुए हैं, और ये इनका लक्ष्य है, मतलब कि अगला जो सबसे स्वच्छ शहर का जो लिस्ट आए उसमें इंदौर की जगह अयोध्या आए टॉप पर। हालांकि इस पर अभी बहुत काम करना हो पड़ेगा इनको, लेकिन ये लक्ष्य है और लक्ष्य अच्छा है, आगे हो सकता है ये पूरा भी हो जाए। फिलहाल पीएम मोदी जी ने ये स्वच्छ मंदिर अभियान अभी शुरू किया हुआ है। यह अभियान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू होगा और 22 जनवरी तक चलेगा। आगे, वर्ष 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो श्रीलंका ने एक और डाटा भी रिलीज किया है कि 2023 भर में पर्यटन के लिए सोर्स मार्केट्स में कौन देश टॉप पर रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका अपने यहाँ 2023 में ये टूरिस्ट की लिस्ट निकाल रहा था कि हमारे यहाँ पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, किस देश से, तो पता चला इनको भारत से आते हैं। भारत ये है जो जिंदा रखा है, वरना भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर एक दिन कहीं पे डुबकी भी लगा लेते हैं ना, तो बड़े से बड़े देश जो अपने आप को लगाते हैं टूरिस्ट में, वो डूब जाते हैं। डुबकी इधर लगी, डूबा कोई और। फिलहाल इंडिया टॉप्स है ये लिस्ट में, मार्केट्स में श्रीलंका के, और ये श्रीलंका ने खुद बताया है रिपोर्ट जारी करके। 2023 में 3 लाख से ज्यादा भारतीय आगंतुक यहाँ पर गए, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था श्रीलंका ने वीजा फ्री एक्सेस कर दिया था, वीजा फ्री कर दिया था, है ना, लेकिन ये टूरिस्ट के लिए किया गया था, टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री कर दिया गया था इंडिया के लिए, और जिससे अट्रैक्ट हो सब। श्रीलंका आप जानते हो दिखाने की जरूरत है नहीं, भारत के नक्शे में ये जो नीचे है वहां पर श्रीलंका है, बीच में ध्यान रखना ये पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कभी कभी। अब ये जो पाक जलडमरू मध्य होता है ये बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी ये पूछ लिया है कि जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच को जोड़ता है। तो आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना, बीच में पाक जलडमरू मध्य है।
यही मन्नार की खाड़ी भी है छोटी सी, तो मन्नार की खाड़ी भी वही सेम चीज करता है। ठीक है, आगे। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक जो है ये कोलकाता में आयोजित की गई। ये पहली बैठक थी तो इम्पोर्टेंट थी, जो भी चीज पहला होता है इम्पोर्टेंट होता ही, बताया मैंने कई बार आपको। तो यहाँ पर कोलकाता जो है यहाँ पर ये आयोजित किया गया, पहला बैठक जो है आयोजित हुआ। 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी यहाँ पर बात की गई कि नदी क्रूज पर्यटन में इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अच्छा जी, ये अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद है क्या? ये एक समझ लो एक काउंसिल है, एक ऐसी काउंसिल है जो जलमार्गों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जलमार्गों के डेवलपमेंट इन द सेंस कि जैसे अब आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे क्रूज सेवाएं शुरू की जा रही हैं। लोग क्रूज पर जा करके यात्रा करते हैं, अपना मतलब हॉलीडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। कुछ तो आर्यन खान भी हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं और उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं ना वो बड़े बड़े लोग होते हैं, समझ लो कि हम लोग की औकात के बाहर वाले होते हैं। तो इनसे काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। तो इसको सरकारें, कोई भी देश हो, अपना देश हो या पड़ोसी देश हो या जहाँ पर भी ये चलेंगे, जो भी देश इनमें होंगे वो सब इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ फिलहाल केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इन्होंने भी कहा कि आगे आने वाले टाइम पर हम लोग नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अब नदी क्रूज पर्यटन की बात आई है तो गंगा विलास क्रूज मत भूलना। गंगा विलास, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? गंगा विलास क्रूज जो है नदी क्रूज सेवा, ये बनारस से डिब्रूगढ़ असम तक चली थी और ये सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा है ना। तो ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। 2047 तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कार्गो व्यापार की जो मात्रा है वो 500 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया जाए। तो ये सभी चीज़ें, टारगेट्स वगैरह डिसाइड हुए कोलकाता में। अच्छा, उस दिन ऐसे कोलकाता का जिक्र आया था पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बताए थे, तो पश्चिम बंगाल के हमारे बहुत सारे भाई बंधु जो हैं वो नाराज हो गए थे। आज देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से यहाँ से सीएम है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी यहाँ के गवर्नर हैं। ये नए गवर्नर हैं, नए क्या, अब तो पुराने ही हो गए, मतलब जगदीप धनखड़ जी जब थे तो वो चले गए, उपराष्ट्रपति बन गए, तो यहाँ पर सीवी आनंद बोस जी नियुक्त हुए हैं। सुंदरवन का नेशनल पार्क यहाँ पर है, और सुंदरवन का नेशनल पार्क मैंने आपको बताया है ना कि मैग्रेव रीजन के लिए सबसे बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र है यहाँ, सुंदरवन का ही राष्ट्रीय उद्यान। बक्सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में। लोथियन वन्यजीव अभयारण्य है। मोती झील, मिरिक, रविंद्र सरोवर, सेंचल झील, ये यहाँ पर है। इसके अलावा काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य भी यहाँ पर होता है। दार्जिलिंग, जहाँ की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। सिलीगुड़ी है, हावड़ा ब्रिज देखने लोग जाते हैं। 23+7 यानी टोटल 30 जिले आज के टाइम पर यहाँ पर हैं। 294 में विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में यहाँ से 16 सीट जाती है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिख रहा है आपको। पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर उड़ीसा से शेयर करता है, इधर झारखंड से, इधर बिहार से, ऊपर सिक्किम से और इधर असम से। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि ये हिस्सा भूल जाते हैं पश्चिम बंगाल का। लोग सोचते हैं बस यहीं से बिहार बता दिए, झारखंड बता दिए, उड़ीसा बता दिए, यहीं से नहीं, सिक्किम भी आपको बताना है और असम से भी बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और इधर ये जो हिस्सा है जहाँ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं चिकन नेक। ठीक है, अक्सर आप विवाद वाला बात सुनते होंगे कि चिकन नेक पर काफी ज्यादा साजिश रची जा रही है वगैरह वगैरह, तो ये वही है। अगला, हाल ही में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ये कोच को दिया जाता है। खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, हालांकि ये जब अनाउंस हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब दिया गया है 9 जनवरी को, तो एक बार फिर से बताना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि दोबारा चर्चे में आया है न्यूज़, तो दोबारा आप लोग के सामने भी आएंगे आर्टिकल, मिलेगा नहीं तो आप शिकायत करोगे। तो यहाँ पर देखो, फिलहाल द्रोणाचार्य पुरस्कार के बहाने हम लोग सारा कुछ एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। द्रोणाचार्य की बात करें तो गणेश प्रभाकरन को, महावीर सैनी को और ललित कुमार, इन तीनों को मिला हुआ है। ठीक है जी, लेकिन ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, इसमें कितने प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं इसको देख लेते हैं।
तो जो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसे कहते हैं अब के टाइम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका भी इतिहास लंबा है। 1991-92 से ये शुरू किया गया था। पहला वाला दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, और जब ये शुरू किया गया था तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ठीक है। बाद में इसका 2021 में नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। उसके बाद दूसरा नंबर का सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड होता है अर्जुन अवार्ड, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ये कोच के लिए होता है, तो ये खिलाड़ियों के लिए तो होता ही नहीं है। अब ध्यानचंद अवार्ड ये भी एक ये लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाने वाला अवार्ड होता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी दी जाती है, ये सभी भी दिए जाते हैं इसी टाइम पर। लेकिन मेन आपको बस केवल यही 3 ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोच को दिया जाने वाला, अच्छा ये द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी में, एक लाइफ टाइम कैटेगरी में। मतलब एक वो जो अभी भी हो रेगुलर, और एक वो जो लाइफ टाइम के कुछ ऐसा कोचिंग किया हो। तो यहाँ पर अभी राष्ट्रपति भवन में दिया गया नई दिल्ली में 9 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू जी ने ये पुरस्कार प्रदान किया। इस बार 2 व्यक्तियों को खेल रत्न मिला है, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2 हैं। कौन कौन? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। ये दोनों किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये डबल से जुड़े हुए हैं बैडमिंटन के, ठीक है ना। बैडमिंटन के डबल्स में खेलते हैं, ठीक है। और इन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, आपने देखा है अगर आप फॉलो करते हो करंट अफेयर, तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। अर्जुन पुरस्कार इस बार 26 लोगों ने जीता, और कुछ चर्चित नामों में समी अहमद, पवन सहरावत, ये सभी थे नाम। अभी मैं पूरी लिस्ट भी दिखाऊंगा, घबराइए मत, लेकिन मोटा माटी आपको ये ध्यान रखना है जो चर्चित रहते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है अर्जुन पुरस्कार में। 5 खेल शिक्षकों को रेगुलर कैटेगरी में और 3 को आजीवन यानी लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया द्रोणाचार्य कोच को मिलता है। यहाँ पर पूरी लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ मैं पढ़कर बताऊंगा नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो यहाँ सेम वही चीजें हैं, बस थोड़ा अंग्रेजी भाषा का यूज किया गया है, लेकिन घबराइएगा मत, इत्मीनान से पढ़िएगा। और ये देखो, ये भी यहाँ पर द्रोणाचार्य और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में भी जानकारी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की भी बात की गई है, ये जो कि यूनिवर्सिटीज वगैरह को दिया गया, ठीक है। आगे, हाल ही में फोन पे ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो फोन पे जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने बनाया था, या कहें कि खरीद लिया था, फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी है। हालांकि फ्लिपकार्ट को बाद में चल करके वॉलमार्ट ने खरीद लिया, तो अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों ही वॉलमार्ट की कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी और फोन पे भी। तो इसका अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए नया सीईओ नियुक्त किया गया है रितेश पाई को। मतलब ये ओवरऑल कंपनी के सीईओ नहीं है, जो इंटरनेशनल देखेंगे मामला उसके ये सीईओ हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना, यूपीआई का ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। दुनिया भर के देश जो हैं वो इसको बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं अपने देश में, भारत में आकर के देखे और देख रहे हैं कैसे भैया बहुत तेजी से यूपीआई फैल रहा है, प्रचलित है। तो सभी देश अपने अपने यहाँ लागू करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में इनका सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए होता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो फोन पे कहाँ पीछे रहने वाला था। तो फोन पे जो है ये चाह रहा है दुनिया भर में एक्सपेंड करे। तो इन्होंने अभी हाल ही में पाई साहब को नियुक्त किया है सीईओ। तो फोन पे के बारे में अगर बात करें तो 2015 में इसे स्थापित किया गया था। समीर निगम इसके संस्थापक थे और यही वर्तमान में मेन सीईओ हैं। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं यूपीआई की अगर बात करें तो यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी का ये प्रोडक्ट है और इसी के दौरान ये पूरा दुनिया भर में फैल रहा है तेजी से। जापान हो, सिंगापुर हो, यूएई हो, फ्रांस हो, यूके हो, ये सभी देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। क्लियर है। अब ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की डेट से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर बुक को चेकआउट नहीं किए हो तो ऑफलाइन बुक है, इसे आप अभी ऑर्डर कर सकते हो अमेजन पर जा करके, ठीक है। डिलीवरी फ्री है, तो फटाफट से आप लोग ऑर्डर कीजिए इसको। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है असम। वर्तमान में फिनटेक में बिम्स्टेक में शामिल सदस्य देशों की संख्या कुल 7 है। आज आपको क्या बताना है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है?
और साथ ही साथ आपको बताना है 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फ़िल्म ने सबसे सर्वाधिक पुरस्कार जीता, मतलब सबसे ज़्यादा बार पुरस्कार जीता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करने का प्रयास करना, और हाँ, एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना और इसकी क्विज़ सॉल्व करना मत भूलना। दोबारा कल फिर मिलूँगा, तो कल फिर आना मत भूलना, और बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।